नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 5 दिसंबर 2022 और आज सीजीएल की एग्जाम थी। तो देखिए क्या कुछ क्वेश्चन देखने को मिला है और जो हम अपने तरफ से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दिए थे वहां से क्या कुछ आपको फायदा मिला है या नहीं, आप खुद ही जज कर पाएंगे। तो चलिए देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे देखने को मिला है। एक प्रश्न यहाँ पे कि भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। मैंने परसों ही आपको बताया था अपने वीडियो में कि भाई ये पोस्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीडीएस का पोस्ट। और रहे भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रथम बार जो बने थे उनकी जो है हेलीकॉप्टर क्रॉस में इनका जो है दुर्घटना हो गया था, माननीय स्वर्गीय जो है जनरल विपिन रावत साहब का। और मैं ये भी बताया था कि ये भी उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। साथ ही साथ जो अभी बने हैं अनिल चौहान, ये भी उत्तराखंड के भी ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पे अनिल चौहान राइट आंसर करके आना होगा। एक प्रश्न यहाँ पे जो मिला है, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाता है ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड का किया जाता है, AgBr का किया जाता है। इसे एर्जेंटम ब्रोमाइड कहते हैं। ब्रोमीन जो है ये कमरा के टेम्परेचर पे तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। अगर आप आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं तो आपको ऐसे ही पढ़ना होगा। अगर पारा की बात करें तो ये कमरा के टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु होती है, मेटल होती है। और नॉन मेटल कौन होती है, जो कमरा के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ये आपका ब्रोमीन होती है। एर्जेंटम ब्रोमाइड कहते हैं जिसका प्रयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग भी किया जाता है, जिसे आप हाइपो सोल्यूशन कहा जाता है। एक क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि भाई हाइपो क्या होती है, हाइपो सोल्यूशन क्या होती है। तो आप कहते हैं कि सोडियम थायोसल्फेट को ही हाइपो सोल्यूशन कहा जाता है। तो इन दोनों का ही प्रयोग फोटोग्राफी में होती है। एक प्रश्न जो देखने को मिला, आवर्त सारणी में धातु को किस रूप में रखा गया है। उपधातु को, माफ कीजिएगा, उपधातु है। आवर्त सारणी में उपधातु को किस वर्ग में रखा गया है, ठीक है। इस प्रकार का जो है आपका प्रश्न देखने को मिला है। तो आवर्त सारणी में जो उपधातु की बात करेंगे, मैंने आवर्त सारणी पे एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों को बना के दे दिया हूं विथ पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के मीडिया सेक्शन में बैक में जाइएगा, 1-1.5 महीना पहले आपको मिल जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो पीडीएफ का अध्ययन जरूर कर लें। मैंने कल भी बताया था कि आवर्त सारणी कॉमन कर रखा है एग्जामिनर ने, पैटर्न चेंज नहीं कर रहा है। और आवर्त सारणी से क्वेश्चन 1 या 2 पूछे जा रहे हैं, केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप कवर करके चलिएगा, आप आवर्त सारणी का वीडियो देख लीजिएगा। या फिर अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते, मैं अपने व्यू के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, तो आप पीडीएफ ले लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, आप पीडीएफ पढ़ के भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो 14 से लेकर 18 के समूह के बीच में जो है आपका अधातु यानी उपधातु को रखा गया है। उपधातु की बात कर रहा था यहाँ पे। अब मैं आपको बता दूं कि जो 14 है, आप यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो ये लास्ट वाला 18 है, 17, 16, 15, 14। यहाँ से आपका जो ये रेड कलर में दिख रहा है यही उपधातु है, ठीक है। ये जो रेड कलर में है ये आपका उपधातु है, तो इससे रखा गया है। अब आवर्त सारणी के बारे में थोड़ी सी बात कर ली, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल ज्ञात तत्वों की संख्या कितने हैं, तो 118 है। इसके बाद जो है प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्वों की संख्या कितने हैं, नेचुरल 94 है। कृत्रिम तत्व कितने बनाए गए, तो 24 बनाए गए। इसके अलावा जो मेटल की बात करें कि मेटल कितना है आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर, तो 91 आपका धातु है। और नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो है आपका कितना हो जाएगा, 20 जो है आपका अधातु है। और उपधातु जिसमें ये प्रश्न पूछ रखा, ये प्रश्न देखने को मिला, ये उपधातु की संख्या 7 होती है। उपधातु कौन कौन सी होती है ये भी मैं बता दिया था। और बताइए, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम है ना, स्टेंटाइन, ये सब जो है आपका उपधातु में आता है। उपधातु कहने का मतलब दो धातु और अधातु दोनों का गुण रखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को देख लेंगे। साथ ही साथ सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, सबसे भारी आपका प्लेटिनम होती है। इसके बाद सबसे जो आपका भारू पदार्थ है ये आपका हीरा होता है, कठोर पदार्थ। तो ये सब बता रखे हैं। इसके अलावा जो उपधातु के अंदर एक पोलोनियम होता है, ये कल का पीडीएफ देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। पोलोनियम होता है, इसमें 27 समस्थानिक होता है, जो अन्य किसी भी तत्व या कोई भी आवर्त सारणी में उपयुक्त कोई भी चीज से सबसे अधिक समस्थानिक रखता है पोलोनियम, जो उपधातु का उदाहरण है, जो 7 के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। एक प्रश्न देखने को मिला है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। यानी जो सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी जो सुप्रीम कोर्ट होता है, इसकी सलाह राष्ट्रपति कब लेते हैं, किस आर्टिकल के तहत। तो लेते कब
मतलब है, ये बात है कि जब राष्ट्रपति जरूरी समझे किसी विधायी मामले में, यानी किसी कानूनी मामले में जब जरूरी हित की मामला हो तो सलाह ले सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये आता है कि सलाह किस अनुच्छेद के तहत मिलते हैं, तो आर्टिकल 143 के तहत जो है सीजीआई से विचार विमर्श कर सकते हैं भारत के प्रेसिडेंट, जो वर्तमान में है आपका द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद में आपको बता दूं कि राष्ट्रपति संबंधित 1 to 3 जो आर्टिकल है यह राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करता है जब सत्र में नहीं चल रहा हो। इसके अलावा अनुच्छेद 72 जो है यह राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। कोई भी दोष सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति चाहे तो दोष को कम कर मतलब सजा को कम करवा सकता है या पूर्णतः माफ भी करा सकता है, डिले करवा सकता है। ये सब जो है आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को जो है प्राप्त है अधिकार। अनुच्छेद 85 के तहत जो है लोकसभा को समय से पहले भंग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और या फिर किसी विशेष परिस्थिति में लोकसभा का जो है कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। तो दोनों बात याद रखिएगा आगे पीछे, ठीक है। इसके अलावा जो 75 का ए है इसके तहत जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और इसी आर्टिकल के तहत जो अन्य मंत्री होता है जैसे वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, जो भी और भी मंत्रियां हैं, तो इनकी भी नियुक्ति इसी अनुच्छेद के तहत करता है। लेकिन फिर एक क्लू लग जाता है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री का सलाह लेगा कि भाई सलाह लेना पड़ता है। पहले प्रधानमंत्री का नियुक्त करता है 75 के 1 में, है ना, और फिर प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। होप आप समझ गए होंगे ये सभी जाल, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न जो देखने को मिला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश जो ताज है, मतलब जो शासन कह सकते हैं कि ब्रिटिश ताज के पास सत्ता कब चली गई, स्थानांतरित हो गई, इस प्रकार का ये भी आपको मैं बता चुका हूं कि दोस्तों की जो भी जितने भी इंडिया में एक्ट वगैरह आए और 1857 के पहले जो भी हुआ, ये मैं इधर पहले लिख ले रहा हूं और इधर बाद लिख ले रहा हूं। तो 1857 में क्या हुआ कि यहाँ पे इंडियन लोगों ने एक विद्रोह किया। हालांकि ये विद्रोह असफल रहा। असफल रहने का कारण भी आपसे पूछा जाता है, तो इसको जो है एक सुव्यवस्थित नेता नहीं मिल पाया जो इसे चला सके, ठीक है, तो असफल हो गया। लेकिन तब इंग्लैंड सरकार ने सोचा कि भाई ये कंपनी के शासन से यहाँ के जनता जो है काबू में नहीं रहेगी, क्योंकि आज इतनी बड़ी विद्रोह किया है, कल इससे दोगुना बड़ा विद्रोह करेगा तो मेरा तो अस्तित्व मिट जाएगा। तो इन्होंने क्या किया भाई, कंपनी से जो है शासन की सत्ता छीन लिया और ब्रिटेन से ऑपरेट करने लगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर होगा 1857 के विद्रोह के बाद, ठीक है। अब 1857 के विद्रोह के बाद को लैंग्वेज में घुमा सकता है कि भाई 1857 के बाद का कोई एक्ट, 1881 का एक्ट, कुछ भी ऐसा लिख सकता है, ठीक है। तो ये अब 1857 के विद्रोह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गवर्नर जनरल का पद 1857 तक गवर्नर जनरल था, ठीक है। सबसे पहले गवर्नर का पद बना जो आपका रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल बना, ठीक है। तो गवर्नर जनरल के तहत जो है सबसे पहले बैरन हैंगस्टस बनता है, लेकिन बैरन हैंगस्टस जो है ये पूरे भारत का नहीं बंगाल का गवर्नर कहलाता था, ठीक है। इसके बाद जो है विलियम बेंटिक को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और 1857 के विद्रोह के बाद जो है ये पोस्ट को सरेंडर करके वायसराय का पोस्ट सृजन किया गया और प्रथम वायसराय आपका लॉर्ड कैनिंग हुआ। 1857 का विद्रोह मेरठ के 10 मई से शुरू हुआ था, यानी 10 मई 1857 में मंगल पांडे प्रथम गोली कहाँ चलाती है, तो बैरकपुर में चलाती है। उस समय होती ही क्यों है 1857 का विद्रोह, तो चर्बी वाली कारतूस के लिए होती है, ठीक है, क्योंकि सांप्रदायिक मतभेद हो गया था। उस समय मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय, और ये अंतिम मुगल बादशाह था, ठीक है, ये अंतिम मुगल बादशाह था। इसे अंग्रेजों के द्वारा कैद करके बर्मा ले गया, ठीक है, वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार से जो है मुगल वंश की भी समाप्ति हो जाती है। एक प्रश्न यहाँ पे, देश के 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है, तो सवाज है। सवाज जो है आपका शेर के बच्चे को कहा जाता है, सवाज, शेरू को, ठीक है। 36वें राष्ट्रीय खेल की शुरुआत 29 सितंबर 2022 से 12 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में हुआ है। इसमें कितने खेलों ने भाग लिया है, तो इसमें जो आपका है 36 खेल भाग लिया, ये भी ध्यान रखिएगा। ये एसएससी फेज 10 में पूछा गया था, तब चालू भी नहीं हुआ था, ठीक है। गुजरात के 6 विभिन्न शहरों में होगा, ये भी क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछा गया है कि कितने शहर में खेला जाएगा। इसके अलावा जो 35वें राष्ट्रीय खेल है ये आपका 2015 में केरल में हुआ था। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय मतलब 36वां होगा यहाँ पे राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर सिंह है, जिसे गुजराती भाषा में सावाज कहा जाता है, ठीक है। जो इस क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पे आंसर बताया, सावाज क्या है, शेर का बच्चा। सफारी ब्राउजर किस कंपनी की है, तो ये आपका एप्पल कंपनी के है। एप्पल कंपनी का जो है सफाजर ब्राउजर है। 1925 में आरएसएस की स्थापना के समय सदस्य कौन थे, तो हेडगेवार को आरएसएस की जो है स्थापना का श्रेय दिया जाता है 1925 में, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक समूह, ठीक है।
इसके अलावा वल्लभी मंदिर वास्तुकला शैली का प्रकार कौन सा है? तो जो वल्लभी में मंदिर बना है ये आपका नागर शैली का उदाहरण है। ठीक है, मैंने आपको नागर शैली, द्रविड़ शैली, गंधार शैली ये सब आपको बता चुका हूं। ठीक है, द्रविड़ शैली में जो मंदिर बनते हैं ये आपका जो है साउथ इंडिया में होती है। इसके बाद गंधार शैली में जो है ये आपका नागर शैली में जो है उत्तर भारत में बनती है। ठीक है, तो ये बात सब आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा जो होता है ये आपका इनकम से ज्यादा व्यय होता है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे प्रधानमंत्री कहाँ झंडा तोलन करते हैं? तो लाल किला पे। वहीं पे राष्ट्रपति की बात करें तो ये गणतंत्र दिवस के अवसर पे राजपथ पे झंडा तोलन करता है। तो दोनों ही बात आप याद रखेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कौन कौन से नृत्य है? तो कजरी है, रासलीला, ब्रज रासलीला, चरकुला, दादरा, नौटंकी, ख्याल, ये सब उत्तर प्रदेश की नृत्य है। राजस्थान का घूमर है, क्या बोलते हैं उसके, घूमर है, सुइसनी है, इसके बाद आपका गणगौर है, ये सब आपका राजस्थान का है। ठीक है, इसके बाद रुक्मिणी देवी अरुणडेल का संबंध किससे है? ये भी फेज 10 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये नृत्यांगना से है। दोस्तों अगर आपको एसएससी का प्राचीन सभी क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मैं एक होल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन जो घूम फिर के देखने को मिल रहा है जो बैक ईयर से ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, जो भी क्वेश्चन देखने को मिला वो मैं सब लेके आया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।